प्रस्तुत है कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान की बात कार्यक्रम के साथ मैं हूं प्रतिमा शर्मा और मेरे साथ हैं रजनीश। आजकल देखिए बहुत ही ज्यादा या कहें कि प्रचंड गर्मी पड़ रही है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत सी चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं, चाहे वो फसल की बात हो या हमारे पशुओं के रखरखाव की बात हो या अपना ध्यान रखने वाली बात हो। तो पशुओं के लिए जब बात करते हैं तो उनके लिए हमारी एक जिम्मेदारी ये बनती है कि पशु बोल नहीं सकता है, उसको आप जैसा डील करेंगे वो वैसा करेगा। तो हमें उसका ध्यान कैसे रखना है, गर्मियों में कैसा उसका चारा होना चाहिए, पानी की जो उसकी खपत है दिन की वो कितने बार उसको पिलाना चाहिए, या जहां वो रहता है जानवर उसकी जगह कितनी ठंडक है, हवादार है, इन चीजों का खास ख्याल रखना होता है। बिल्कुल सही कहा प्रतिमा। और देखिए कहते हैं ना, पशु अमूल्य धन होता है हमारे जो किसान भाई बहन है, और पशुओं पर भी उनका काफी वो निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि उनका एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो कि किस तरह से पशुओं का रखरखाव करना चाहिए, उनका भोजन यानी कि चारा कैसा हो और उसको हम किस तरह से उगाएं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। क्योंकि सही समय पर सही तरीके से अगर हम चारे को उगाएंगे तभी हम पशुओं को भी एक अच्छा आहार दे पाएंगे, और अच्छा आहार देंगे तभी वो स्वस्थ होंगे, और उनसे हमें कहते हैं ना कि पौष्टिक जैसे दूध की सबसे ज्यादा निर्भरता रहती है हमारे पशु धन पे, तो वो भी मिलेगा। और इसी तरीके की जानकारियां हर रोज कार्यक्रम किसान की बात के जरिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो आते हैं और जानकारियां देते हैं, चाहे वो फसल से संबंधित हो, पशुपालन से संबंधित हो या चारे वाली फसलों से संबंधित बातें हो। तो आज का जो हमारा विषय है वो भी ऐसा ही है कुछ कि खरीफ कालीन चारा फसलों की बुआई कैसे करें। और आमंत्रित विशेषज्ञ हैं डॉक्टर RS बाना, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। और प्रतिभा की इस विषय पे जैसे कि आपने बताया कि खरीफ कालीन चारा फसलों की बुआई, तो जो भी हमारे किसान भाई बहन इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको हम अपना फोन नंबर भी बता दें। फोन नंबर है दिल्ली से बाहर के लोगों के लिए, अगर वो STD कोड लगाएं 011 23 42 16 08 यानी 23421 और इस विषय से संबंधित अगर उनका कोई भी प्रश्न है, कोई भी जिज्ञासा है, तो वो सीधा हमें फोन लगाएं और डॉक्टर साहब उसका सीधा समाधान देंगे, उसके बारे में बताएंगे कि वो किस तरह से बेहतर कर सकते हैं। और एक निवेदन भी मैं ये करना चाहूंगी अपने सभी जो कॉलर होंगे हमारे, कि विषय से न भटकें, विषय से संबंधित ही अपने प्रश्न पूछें ताकि आपको सीधा उसका जवाब मिल सके। तो आइए शुरुआत करते हैं रजनीश। और डॉक्टर साहब आपसे सबसे पहला तो मेरा सवाल यही होगा कि जो चारे की फसलें हैं या खरीफ कालीन जो हमारी चारे की फसलें, उनकी बुआई का सही समय क्या है? जी, खरीफ में जो चारा वाली फसलें हैं उनमें मुख्य फसलें पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि ज्वार, बाजरा, मक्का, मकचरी, लोबिया और ग्वार, ये प्रमुख फसलें हैं जिनकी खरीफ के मौसम में बुआई करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी बहुवर्षीय घासें हैं, जैसे कि नेपियर घास है या और तरह की घासें हैं बहुवर्षीय, जिनकी भी बुआई बरसात के मौसम में करते हैं। तो उसके लिए सही समय है जैसे ही मानसून आ जाए। अगर हम उत्तरी भारत और उत्तर पश्चिमी भारत की बात करें तो यहाँ पे जुलाई का जो प्रथम पखवाड़ा है वो सर्वोत्तम है, या जून के अंतिम सप्ताह से लेके और जुलाई के प्रथम पखवाड़े में ज्यादातर देश के हिस्सों में इनकी बुआई का उत्तम समय है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए जैसे खेत की तैयारी की भी बात आती है कि कोई भी फसल लगाएं या चारे की फसल लगाएं, तो खेत की तैयारी में किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है? जी, अभी बिल्कुल सही समय है। अब आपको खेतों को तैयार करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि गर्मी के मौसम में जो खेत खाली पड़े हैं उनको तो तैयार कर ही लें। गर्मी के मौसम में एक गहरी जुताई करके और फिर बुआई करें। तो गहरी जुताई करने से फायदा यह होगा कि पूर्व फसलों के अवशेषों में छुपे हुए कीट हैं या उनके लार्वा अंडे पड़े हैं या रोगाणु हैं, तो वो इस धूप में
में जलकर नष्ट हो जाते हैं और आपकी फसल में कीटों और रोगों का प्रकोप कम होता है। इसके साथ ही जो घासों के बीज हैं, खरपतवारों के बीज हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो आप अभी 1 से 2 जुताई कर लें और जब बरसात हो जाए एक बार, तो हल्की कल्टीवेटर से 1 बार या 2 बार जुताई करके और फिर इन फसलों में, क्योंकि बहुत बार बारंबार जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती, तो फिर बुआई करें। इसके अलावा आजकल तो शून्य जुताई विधि से भी चारे वाली फसलों की खेती की जाती है, जिसमें शून्य जुताई विधि, जी, तो सर वो भी उसमें हाँ, बार बार जुताई करने की आवश्यकता नहीं होती। आपके खेतों में जो पिछली फसल है उसके बाद आप सीधी बिजाई कर सकते हैं, बशर्ते आप पूर्व फसलों के कुछ अवशेष खेतों में, जो संस्तुत है वो है 30% अवशेष यदि पूर्व फसलों के रखें, तो आप एक पूर्व फसलों अवशेषों का आवरण बना देंगे। आपको जैसे कि जो पराली जलाते हैं या जो आजकल धान्य फसलों की भी या सरसों की जो रबी वाली पराली है, उसको जलाने की बजाय जलाएं नहीं और उसको खेत में ही रखें और सीधी जो हैप्पी सीडर, या आजकल तो बहुत सारे सीडर अच्छे आने लग गए जो शून्य जुताई सीड ड्रिल है, उनकी सहायता से बुआई करते हैं। तो दीर्घकालीन तरीके से देखा जाए तो आपका उत्पादन भी बढ़ता है। जितने से अवशेष आप 30% मिलाते हैं उससे अधिक तो आपकी चारे की ही उत्पादन बढ़ती है, दाने वाली फसलों में भी, और अनाज की जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ जाती है, जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है, तथा जो भू और जो भौतिक और जैविक क्षमता है मृदा की, उसमें उस स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिवर्तन होता है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब, लेकिन दूसरी जो एक इसी से जुड़ा हुआ एक जहन में और बात आ रही है, जो चारे का जो बीज है उसको बुआई करने से पहले क्या उपचारित करना भी बहुत विशेष रूप से जी, चारा वाली फसलों में बीज उपचार का बड़ा महत्व इसलिए भी है क्योंकि ना चारा वाली फसलों में हम खड़ी फसल में कीटनाशकों का या जो रोगनाशक हैं हमारे कवकनाशी जिनको बोलते हैं, उनका उपयोग हमें करने से बचना चाहिए क्योंकि पशुओं के स्वास्थ्य को ये नुकसान डाल सकते हैं। तो इसके लिए सबसे उपयुक्त तरीका है कि बीजों का उपचार करके ही बुआई करें और उन्नत किस्मों के बीज लें। तो बीजों का उपचार करने का यही तरीका है कि पहले एक कवकनाशी से बीज को उपचारित कर दें, फिर उसके बाद कीटनाशी से उपचारित करें और उसके बाद लास्ट में जो जीवाणु खाद हैं उनसे उपचारित करके और फिर बुआई करें, तो फसल कीटों और रोगों से तो मुक्त रहेगी, साथ में जो जीवाणु खाद है, जो कल्चर है, उससे आपके जो पोषक तत्व हैं वो भी आपको कम लागत में और पर्यावरण के लिए भी वो एक मित्र के रूप में कार्य करते हुए और आपको उत्पादन क्षमता बढ़ाएंगे। और फसल जब कीट और रोगों से मुक्त रहेगी तो आपको दवाइयों पे खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, पशुओं का स्वास्थ्य भी सही रहेगा, फसल और भूमि का स्वास्थ्य भी सही रहेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बताया कि किस तरह से पहले हम खेत की तैयारी करें और फिर बीज को उपचारित करें, तो सही किस्में कौन सी हैं, कि मतलब कि कौन सी किस्में किसान को लगानी चाहिए जो अच्छी किस्में हैं ताकि चारा भी अच्छा हो? चारे वाली फसलों में आजकल तो बहु कटाई वाली किस्में जिनको मल्टीकट बोलते हैं वो किस्में आने लग गई है, तो उनका उपयोग करें। जैसे कि हम ज्वार की सबसे महत्वपूर्ण फसल है चारे वाली फसलों में, उसमें बात करें तो PCH 106 है, PCH 109 है, पूसा चरी 615 है, इसके अलावा जवाहर चरी 69 है, पंथ चरी 5 है, पंथ चरी 6 है। ये सभी मल्टीकट किस्में हैं। सिंगल कट भी किस्में बाजार में उपलब्ध हैं या कई बार घर का बीज उपयोग करके भी ले लेते हैं, पर मल्टीकट इसलिए उपयोग करनी चाहिए कि आपको लगातार चारा अक्टूबर नवंबर के महीने तक या दिसंबर तक मिलता रहेगा और उसके बाद आपकी जो रिज का बरसीम और वो उनकी बुआई का समय हो जाता है अक्टूबर, तो आपके पशुओं को लगातार हरा चारा मिलता रहेगा, तो उनका दूध उत्पादन में गिरावट नहीं आएगी जैसे कि अमूमन गर्मियों के मौसम में देखने को मिलता है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि जई की बात करी, तो हम क्या बाजरा है, मक्का है, इस तरीके की दाने वाली फसलें? जी, बाजरे में AVKB 2 है, AVKB 19 है, राज बाजरा चरी 2 है, ये बाजरे के लिए है। मक्का के लिए विजय है, प्रताप मक्का चरी 6 है। एक पुरानी किस्म होती है अफ्रीकन टाल, वो अभी भी बहुत पसंद की जाती है किसानों के द्वारा, तो वो ले सकते हैं। मक्का जैसी ही फसल होती है मकचरी, जो चारे के लिए बड़ी उपयोगी होती है, उसको भी आप उन्नत मकचरी एक किस्म है, उसका उपयोग कर सकते हैं। और सबसे सही तरीका तो ये है, क्योंकि ये जो मोटे अनाजों वाले वर्ग की फसलें हैं, इनके साथ में यदि दलहन वर्गीय चारा फसलें हैं जैसे कि लोबिया और ग्वार, ये आप लगाते हैं तो न केवल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, बल्कि इनमें प्रोटीन अधिक होने से पशुओं का जो भोजन है, वो भी जो पोषण है वो भी संतुलित पोषण होता है, उनको प्रोटीन की पूर्ति हो जाती है, साथ में कार्बोहाइड्रेट, वसा और जो अन्य पोषक तत्व हैं, खनिज
खनिज लवण है उनकी भी पूर्ति संतुलित रूप से होती है। तो उसमें जो लोबिया की किस्में हैं जो हमारे ICAR का संस्थान है IGFRI झांसी, वहां से निकली हुई, जैसे कि बुंदेल लोबिया 1 है, बुंदेल लोबिया 2 है, ग्वार में बुंदेल ग्वार 3 है, दुर्गापुरा सफेद एक किस्म है जो दाने के लिए भी उपयोग होती है, सब्जी के लिए भी उपयोग होती है और साथ में उसको चारे के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। डॉक्टर साहब यही बात मैं सोच रही थी कि आपने कहा सब्जी के लिए भी उपयोग करते हैं, ग्वार की बात करें तो ग्वार तो खाते ही हैं, तो जो चारे की फसलें हैं जो पशुओं के लिए है, और यहाँ पर हम मोटे अनाज की भी बात कर रहे हैं, बाजरा की, मक्का की, तो इनकी कटाई जैसे बहुआयामी आपने बताया, तो कई बार काटने के बाद भी इनसे हम दाना ले सकते हैं, अनाज भी ले सकते हैं क्या? जी, वैसे तो अनाज वाली किस्में अलग ही होती है। हाँ। अनाज वाली फसलों की अलग से खेती करी जाती है, पर कुछ मल्टीकट किस्में ऐसी होती है, जैसे कि जौ में सर्दियों में पूसा लोसर है, या इसकी बाजरे की बात करें तो AVKB 2 और AVKB 19, ये बहुउद्देशीय फसलें हैं। वैसे ही मैंने दुर्गापुरा सफेद एक किस्म बताई ग्वार की, ये भी दाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। सब्जी के लिए आपने फलियां तोड़ ली, उसके बाद जो बचा हुआ है उसको आप चारे के लिए कटाई के रूप में या हरे खाद के लिए भी उपयोग में ले सकते हैं। तो बहुउद्देशीय किस्में भी हैं जिनको लगाकर आप बहुआयामी लाभ ले सकते हैं, आपके पशुओं के लिए भी, आपके खुद के पोषण के लिए भी और आर्थिक लाभ के लिए भी। अब मोटा अनाजों का, क्योंकि ये इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय श्री अन्न वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष है, तो उसकी बात भी मैं साथ में जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि पशुओं के पोषण के साथ मानव पोषण भी महत्वपूर्ण है। और अगर हम हमारे पोषण में ये मोटे अनाज वाली फसलें लगाएं तो न केवल ये हमें पोषण अच्छा देगी, बल्कि ये जो जलवायु परिवर्तन और इस तरह के बारंबार सूखा और लगातार जो बरसात कम हो रही है या जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं, उसको सहन करने में भी ये जो श्री अन्न फसलें हैं ये ज्यादा सहनशील है, मददगार है, और ये चारे के लिए भी उतनी ही उपयोगी है जितने की दाने के लिए उपयोगी है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने खेत को तैयारी का तरीका बताया, सही किस्में बताई, तो बुआई की जो सही विधि है जी, वो किस विधि से हमें बुआई करनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि चारे वाली फसलों को तो ऐसे ही छिटक के बो देते हैं, पर ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। चारे वाली फसलों की भी बुआई हमेशा कतारों में ही करें, ताकि आपको खरपतवारों का नियंत्रण करने में आसानी रहे, जमाव जो अंकुरण है वो समान रूप से हो सके और पौधे आपस में कम से कम प्रतिस्पर्धा करें, ताकि पौधों की बढ़वार अच्छी हो और जो मिट्टी से पोषण लेने की जो क्षमता है वो अच्छी रहे, ताकि जो गुणवत्तापूर्ण चारा है वो हमारे पशुओं को मिले। इसके लिए कतारों में बुआई करें और बीज का जरूर ध्यान रखें। जो दाने के लिए बीज लेते हैं उनमें से सामान्य से 2 से 2.5 गुना अधिक बीज लेते हैं। जैसे कि मैं बाजरे की बात करूं तो दाने वाले बाजरे के लिए, जिसको दाना की पैदावार चाहिए, उसके लिए 4 किलोग्राम प्रति हेक्टर बीज लेते हैं, परंतु यहाँ पे 8 से 10 किलो, और जो मोटा दाने वाली किस्में हैं उसमें 12 किलो तक चारे वाले बाजरे के लिए लेते हैं। और मल्टीकट होती है, गर्मी का मौसम होता है, कई बार अंकुरण थोड़ा कम होता है, तो 12 किलो के आसपास बीज प्रति हेक्टर की दर से उपयोग करें। इसी तरह ज्वार की अगर हम बात करें तो लगभग 15 से 20 किलोग्राम, और जो मोटा दाने वाली है वहां पे 22-23 किलोग्राम तक बीज प्रति हेक्टर की दर से लें। मक्का और मकचरी में 40 से 45 किलोग्राम, ग्वार और लोबिया में 35 से 40 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से लें। और हमेशा यदि बाजार से बीज खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि या तो राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम, ICAR के संस्थान, कृषि विश्वविद्यालयों से ही खरीदें। यदि मार्केट से भी खरीदते हैं तो पक्का बिल जरूर लें, ताकि आपको कुछ अनहोनी होने पे प्रमाणित संस्था से लें, ताकि उपचारित बीज भी मिलता है। यदि घर का बीज उपयोग कर रहे हैं तो फिर बीज को उपचारित करके। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे बिजाई कर दी और भाई वो उगकर तैयार हो गए, लेकिन कई बार हमारे किसान भाई ये भी सोचते हैं कि भाई हमने तो चारा बोआ है अपने खेत में, तो उसके साथ साथ बहुत से खरपतवार भी होते हैं। हाँ। तो क्या उनका नियंत्रण जरूरी होता है? ये किसान भाइयों को थोड़ा समझना बहुत जरूरी है। मैं इसके लिए पहले एक थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि गुणवत्तापूर्ण चारे से ही दूध उत्पादन अच्छा होता है। अगर हमारे देश का दुग्ध उत्पादन देखें हम और यूरोपियन देशों से तुलना करें तो यूरोप में ये 4000 लीटर प्रति पशु प्रति ब्यांत है, अमेरिका में 6 से 7000 लीटर और इजराइल में 10,000 लीटर प्रति ब्यांत है, जबकि हमारे देश में वो 1000 लीटर के आसपास ही है। तो इसका एक ब्रीड के अलावा एक प्रमुख कारण है कि सही तरीके से हमारा
जो पशुओं का पोषण है, हरा चारे की उपलब्धता नहीं होती, गुणवत्तापूर्ण चारे की उपलब्धता नहीं होती। तो हम ये सोच लेते हैं कि जो भी घास फूस खेत में उग गया वो खिलाना ही है, चारे वाली फसल लगाई उसमें से तो हम घास फूस निकालना ही नहीं चाहते। अमूमन ऐसी गलती करते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। आपको फसल को खरपतवार मुक्त रखेंगे तभी चारे की फसल है वो अपना सही उत्पादन, जो पोटेंशियल यील्ड जो है वो मिल पाएगी आपको, और तभी आपको पशुओं को आप गुणवत्तापूर्ण चारा सुनिश्चित कर सकते हैं। और उसके लिए शुरुआती अवस्था में खरपतवारनाशी का ही प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। बुआई करते ही पेंडिमिथालिन दवा 750 ml बुआई करते ही 2 से 3 दिन के अंदर छिड़काव कर दें 500 लीटर पानी में मिलाकर, तभी आप उसको जो फसल है उसको खरपतवार मुक्त शुरुआती अवस्था से ही रख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहना है कि जो पशु आहार है उसको भी हमें पूरा ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि पशु का आहार है तो कुछ भी हो चलेगा जी, तो उसको भी पूरा वैज्ञानिक विधि से हमें उसका ध्यान रखना होगा जी। डॉक्टर साहब, आपसे बात का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। आपसे बात करेंगे आगे कि कटाई प्रबंधन कैसे करें, और भी बहुत सारे सवाल, लेकिन उससे पहले एक अंतराल लेते हैं और हाजिर होते हैं। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। रजनीश, जैसे कि हमने शुरू में बात की थी कि भाई प्रचंड गर्मी पड़ रही है और किसान भाइयों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अपनी फसलों में या पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था सही हो, और वो बहुत कुछ जो फसलें हैं वो हमारे मौसम पर डिपेंड। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। रजनीश, जैसा कि हमारा आज का विषय है खरीफकालीन चारा फसलों की बुआई, आमंत्रित विशेषज्ञ डॉक्टर RS बाना, प्रधान वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम। धन्यवाद जी। जैसा कि हमने अभी बात छोड़ी थी कि कटाई प्रबंधन पर भी बात करेंगे, तो चारा फसलों की कटाई प्रबंधन क्या है, थोड़ा हमें ये भी समझा दें। चारा फसलों में अधिक उत्पादन लेने के लिए कटाई किस तरह से करें ये बड़ा महत्वपूर्ण है, और कब करें ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि कटाई ज्यादा जल्दी कर देते हैं तो जो रेशा है उसकी मात्रा कम रहती है, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं रहते और जो उत्पादन है वो भी कम रहता है। अगर ज्यादा देरी से हो गई तो रेशे की मात्रा बढ़ जाती है और जो विटामिन, प्रोटीन और जो अन्य पोषक तत्व हैं उनकी कम होती चली जाती है, जो अनुपात है वो देरी से बढ़ता जाता है। तो एक तो ये ध्यान रखें कि जब फसल 50-55 दिन की हो जाए, यानी कि फूल आने की शुरुआत हो जाए, पुष्पावस्था से थोड़ी पहले की अवस्था है, वहां पहली कटाई कर लें, और दूसरी कटाई उसके लगभग 4 सप्ताह के पश्चात लें, और तीसरी कटाई उससे लगभग 1 महीने के बाद। हर कटाई के बाद ये ध्यान रखें कि जो अनाज वर्गीय फसलें हैं, चारा वाली फसलें, उसमें 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा दे दें, और यदि बरसात नहीं हो रही है तो एक हल्की सिंचाई कर दें। कटाई करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि 5 से 7 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर ऊंचाई से ही कटाई करें, उससे कम ऊंचाई से। जब सामान्यतः देखते हैं कि ज्यादा उत्पादन लेने के लिए भू सतह से सटाकर कटाई कर लेते हैं, तो जो मल्टी कट किस्में हैं उनमें फिर दूसरी बार जो दूसरा फुटाव है उसको आने में बड़ा समय लगता है, और
पहली कटाई में हो सकता है आपने ज्यादा थोड़ा सा उत्पादन ले लिया हो, पर दूसरी और तीसरी कटाई जो है उनके जो उत्पादन क्षमता है उसमें विपरीत प्रभाव पड़ जाता है। यदि आप 7 से 8 सेंटीमीटर ऊंचे से कटाई करते हैं तो फुटाव जल्दी होता है, प्रकाश संश्लेषण आपका सुचारू रूप से होता रहता है और जो पुनः वृद्धि है वो त्वरित गति से हो जाती है। तो ये थोड़ा सा आप कटाई प्रबंधन में ध्यान रखें, तो आपको न केवल गुणवत्तापूर्ण चारा मिलेगा बट जो चारा है उसका उत्पादन भी अधिक मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अच्छा उत्पादन हो इसके लिए जरूरी है कि सही सिंचाई हो, उसमें सही उर्वरकों का इस्तेमाल हो। हाँ। तो उसमें क्या क्या विशेष सावधानियां हम बरतें हैं? मेन तौर पे हम सिंचाई की बात करेंगे कि अभी गर्मी पड़ रही है तो कितने समय पर सिंचाई करनी है, कितने बार करनी है। ये अभी जो गर्मी की फसल में जो चारा ले रखा है उसमें तो आपको, यदि आपकी मिट्टी हल्की मृदाएं हैं तो 5 से 7 दिन के अंतराल पे, और भारी मृदाओं में 7 से 10 दिन के अंतराल पे लगातार सिंचाई, हल्की सिंचाई तो करते रहें। यदि पूर्व फसलों के अवशेष आप बिछाकर पलवार बना देते हैं तो वाष्पोत्सर्जन से जो नुकसान होता है वाष्पीकरण से, उसको बचा सकते हैं और फसल का जो आंतरिक तापमान है वो भी संतुलित बना रहता है। तो आपको लगातार अंतराल पे अभी सिंचाई देते रहना है। जैसे ही बारिश हो जाए उसके बाद, क्योंकि वाष्पीकरण भी कम हो जाता है और आपकी फसल, ये जो चारा वाली फसलें हैं बहुत अधिक सिंचाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, वर्षाकालीन है, खरीफ वाली जो चारे फसलें हैं। परंतु यदि आपके 15 से 20 दिन या उससे अधिक का सूखा पड़ जाता है, 2 बरसातों के बीच में अंतराल बढ़ जाता है, तब आप एक हल्की सिंचाई दें। विशेषकर जो फूल आने की अवस्था है तो निरंतर सिंचाई देते रहें। सिंचाई के अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारी फसल है उसका पोषण भी सही तरीके से हो, और सही पोषण का सबसे जो सही तरीका है वो है आप मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। आजकल तो सरकार भी जो सॉइल हेल्थ कार्ड है उस पर काफी ध्यान दे रही है, तो मिट्टी की जांच के अनुसार ही पोषक तत्व दें। अगर मिट्टी की जांच नहीं करा रखी है तो उस अवस्था में जो अनाज वर्गीय चारा वाली फसलें हैं, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, तो इनमें अधिक मात्रा में नाइट्रोजन देने की आवश्यकता होती है। अधिक मात्रा का मतलब है 80 से 100 किलोग्राम, और जो सिंचित क्षेत्र है वहां पर 120 किलोग्राम तक नाइट्रोजन यूरिया के द्वारा देनी है। और फास्फोरस और पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर, यदि आपने मिट्टी की जांच प्रति हेक्टेयर है सभी। और जिन क्षेत्रों में जिंक की कमी है तो वहां पे जिंक सल्फेट 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर की दर से ये बुआई के समय देने हैं, सभी पोषक तत्व नाइट्रोजन को छोड़कर। नाइट्रोजन देने का तरीका यह है कि 1/3 मात्रा ही अभी देनी है, बाकी 2/3 अलग अलग भागों में विभाजित करके देनी है। जो दूसरी खुराक है, जो पहली 1/3 तो बुआई के समय अन्य पोषक तत्वों के साथ दे दी, दूसरी जो खुराक है जब फसल 35 से 40 दिन की हो जाए तब देनी है, और तीसरी खुराक पहली कटाई करने के बाद देनी है। इस तरह से कर सकते हैं। इसके अलावा जो यदि आप अंतः फसलीकरण करते हैं, यानी कि अनाज वर्गीय चारा फसलें और दलहन वर्गीय जो चारा फसलें हैं उनकी बुआई करते हैं, तो आप लगभग 25% तक नाइट्रोजन की खुराक बचा सकते हैं। साथ ही क्योंकि जो दलहन वर्गीय चारा फसलें हैं उनके जड़ों में सहजीवी जीवाणु होता है, उसके साथ ही अन्य बहुत सारे जीवाणु और जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी जनसंख्या बढ़ने से जो मृदा में कई सारे ऐसे अम्ल जो है उनका सिक्रेशन होता है, स्रवण होता है, जिससे कि जो पोषक तत्व पूर्व फसलों में दिए हुए थे जो उपलब्ध नहीं है वो भी उपलब्ध होते हैं। और जीवाणु खादों से उपचारित करने के बाद तो वो जो उनकी उपलब्धता है वो काफी सुचारू रूप से हो जाती है, और लगभग हम 25% तक खुराक है उसकी बचत कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने हरे चारे की अभी बात की, तो सूखे चारे की अगर बात करें तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे किसान? सूखे चारे के लिए भी जो अनाज वर्गीय फसलें हैं उनका भी एक सही मिश्रण पशुओं के लिए जरूरी है। और सूखे चारे के लिए यदि फसलें लेनी है तो आजकल तो बहुत सारी ऐसी अनाज वाली जो दाने वाली किस्में हैं वो भी ऐसी आती है जिनमें दाना तो उत्पादन अच्छा मिलता ही है, साथ ही उनमें सूखे चारे की जो उपज है वो भी काफी अच्छी होती है। विशेषकर जो आजकल जो नए नए हाइब्रिड्स आ रहे हैं या आधुनिक जो संकुल किस्में भी है उनमें भी हरे चारे की उपलब्धता बढ़ जाती है। और यदि सही तरीके से संतुलित पोषण फसल का आप करते हैं तो आपका जो चारा है वो सूखा चारे वाला उत्पादन भी उसमें वृद्धि होगी। डॉक्टर साहब, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यहाँ आता है, अगर हम अर्थव्यवस्था की अपनी बात करते हैं, अब जैसे मोटे अनाजों की बात करें कि अगर वैश्विक पटल पर हमारा मोटा अनाज आ जाता है तो बहुत बड़ा नाम है हमारा
जो हिंदुस्तान है, भारत है, उसका नाम बहुत होगा। वही अर्थव्यवस्था में अगर चारे की बात की जाए तो क्या इसका योगदान कितना हो सकता है? जी, अगर हम बात करें, हमारे देश में सिर्फ 2% भूमि है जिसपे हम 16% जनसंख्या और 15% से अधिक पशु संख्या आज हमारे पास है, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुधन का बड़ा योगदान है। उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए हमें जरूरी है कि पशुओं का ब्रीड इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमारा जो चारा है वो संतुलित पोषण हमें देना आवश्यक है, ताकि जो उनका उत्पादन है वो सही मिले। और समन्वित कृषि प्रणाली है जिसमें कि हमारे पशुधन एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, उसको हमें हमारे किसानों की आय बढ़ानी है तो उसको उसमें सम्मिलित करना ही होगा। और उनका उत्पादन अच्छा लेने के लिए हमें न केवल दाने वाली फसलें बल्कि चारे वाली फसलें जिनसे उनका संतुलित पोषण हो वो लगाकर उनका उत्पादन हमें निरंतर बढ़ाना होगा। तो डॉक्टर साहब, चारे वाली फसलें और सूखा चारा, बहुत सारी बातें आपने विस्तार से बताई, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रजनीश हमारे साथ थे आमंत्रित विशेषज्ञ डॉक्टर RS बाना, प्रधान वैज्ञानिक, सस्य विज्ञान संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान, पूसा, नई दिल्ली से। और डॉक्टर साहब नमस्कार आपका। जी नमस्कार। और मैं प्रतिमा शर्मा, मैं रजनीश, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शिवनंदन लाल जी के साथ आपसे विदा लेते हैं। कल फिर होगी मुलाकात इसी समय और एक नए विषय के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।